हेलो एवरीवन, मेरा नाम जसवंत है। वेलकम टू क्लब स्टडी पॉइंट। आज स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 8 जिसका नाम है आपका एम्प्लॉयमेंट। इस चैप्टर को बड़ा डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं, क्या इंपॉर्टेंस है एम्प्लॉयमेंट की और किस तरीके से एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करते हैं किसी भी कंट्री के अंदर। तो सारे के सारे फैक्टर्स को स्टेप बाय स्टेप हम इसमें देखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको थोड़ा देख लेते हैं। तो पहला आता है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मतलब किस तरीके से एम्प्लॉयमेंट उपलब्ध कराया जाएगा सभी लोगों को। ठीक है ना, एम्प्लॉयमेंट जो रोजगार है सभी लोगों को किस तरीके से पहुंचाया जाएगा उसके बारे में डिटेल से देखेंगे। साइज ऑफ वर्कफोर्स इन इंडिया, मतलब कितने लोग आपके वर्कफोर्स में लगे हुए हैं, मतलब कितने लोगों के पास रोजगार है जो काम कर रहे हैं। किस तरीके से वर्कफोर्स को बढ़ाया जाएगा, किस तरीके से लोगों को रोजगार दिया जाएगा, इसके ऊपर हमारा काफी फोकस रहेगा, इसको देखेंगे। फिर आता है आपका रेट ऑफ पार्टिसिपेशन अक्रॉस रूरल एंड अर्बन एरियाज, किस तरीके से लोग रूरल और अर्बन एरियाज में काम कर रहे हैं, कहाँ पे पार्टिसिपेशन ज़्यादा है, कहाँ पे पार्टिसिपेशन कम है। जेंडर बेसिस पे भी देखेंगे, फीमेल्स कहाँ पर ज़्यादा काम कर रही हैं, मेल्स कहाँ पर ज़्यादा काम कर रहे हैं, ये भी देखेंगे। फिर देखेंगे ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स बाय इंडस्ट्री, मतलब इंडस्ट्री के हिसाब से लोग किस किस में लगे हुए हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या है। प्राइमरी सेक्टर में कितने लोग हैं, टर्सरी सेक्टर में कितने हैं, इंडस्ट्री सेक्टर में कितने हैं, ये भी हम इसमें देखने वाले हैं। और जेंडर बेसिस भी हम इसमें देखेंगे। फिर आता है आपका जॉबलेस ग्रोथ क्या होता है, किस तरीके से ये हार्मफुल है, किस तरीके से इसको टैकल किया जाता है, ये भी हम इसमें देखेंगे। फिर देखेंगे कैजुअलाइजेशन एंड इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स, ये क्या होता है और किस तरीके से ये इकोनॉमी को इफेक्ट करता है। ठीक है, ये भी देखेंगे। और अनएम्प्लॉयमेंट जो आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम गवर्नमेंट के लिए जो निकल के आ रही है अनएम्प्लॉयमेंट, उसको किस तरीके से कम किया जाएगा, इसके ऊपर भी फोकस हमारा रहेगा। ठीक है। फिर आता है गवर्नमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, किस तरीके से गवर्नमेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ पॉलिसीज की मदद से क्या कर रही है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रही है। ठीक है। और किस तरीके से सोसाइटी में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टेप्स लिए जा रहे हैं, उनके बारे में हम इसमें देखने वाले हैं। सो पहला आता है आपको सम बेसिक कॉन्सेप्ट में। पहला आता है वर्कर। वर्कर वो होता है जो किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में लगा होता है और अर्निंग कर रहा होता है, वो आपका वर्कर होता है। अ वर्कर इज एन इंडिविजुअल हु इज सम एम्प्लॉयमेंट टू अर्न अ लिविंग, मतलब किसी काम में लगा हुआ है, अर्निंग अपनी कर रहा है, उसको आप क्या बोलते हो, वर्कर बोलते हो। फिर आता है आपका सेल्फ एम्प्लॉयड एंड हायर वर्कर। दो तरीके के आते हैं आपके, पहला आता है सेल्फ एम्प्लॉयड, दूसरा आता है हायर वर्कर्स। तो सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर कौन से होते हैं, तो सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर वो होते हैं जो अपना काम स्वयं स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल किसी ने अपना टी स्टॉल लगाया, वो क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयड है। ठीक है। किसी ने अपना कपड़े का कोई शोरूम खोला है, किसी ने एक जनरल स्टोर खोला है, तो वो क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स हैं। और हमें ये भी पता होना चाहिए जो सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स होते हैं वो जर्नली जॉब ओरिएंटेड होते हैं। जर्नली क्या करते हैं, ज़्यादातर लोगों को जॉब्स देते हैं। ठीक है। सेल्फ एम्प्लॉयड आप बनोगे, आपका बिजनेस ग्रो करता चला जाएगा। फिर आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, वर्कर्स की जरूरत पड़ेगी। वर्कर्स की जरूरत पड़ेगी तो आप उनको सैलरी पे आउट करोगे। तो सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स ज्यादा जॉब क्रिएट करते हैं, ये हमें थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा यहाँ पे। अब रीड कर रहा हूँ मैं। एम्प्लॉयड वर्कर दीज आर दोज वर्कर हु आर इंगेज इन देयर ओन बिजनेसेस, मतलब खुद के बिजनेसेस में लगे होते हैं, खुद के ओन प्रोफेशंस में लगे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ फार्मर वर्किंग ऑन फील्ड, फार्मर अपने खेत में काम कर रहा है। ठीक है। एंटरप्रेन्योर है कोई, अपनी फैक्ट्री में काम कर रहा है। तो फार्मर और एक एंटरप्रेन्योर का हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है जो खुद के काम करते हैं। फार्मर की फैमिली में भी बहुत से लोग लगे होते हैं फार्मिंग के सेक्टर में, और एंटरप्रेन्योर क्या करता है, बहुत सी जॉब्स को क्रिएट करता है और इकोनॉमी को स्ट्रांग बनाता है। गॉट इट। फिर आता है हमारे पास हायर्ड वर्कर्स। हायर्ड वर्कर का मतलब होता है जो नौकरी करते हैं। फॉर एग्जांपल एक एमबीए करके किसी एमएनसी में काम कर रहा है तो वो हायर्ड वर्कर है। बेशक उसकी सैलरी 1 लाख रुपए है या फिर 2 लाख रुपए है, बट वो हायर्ड वर्कर में आएगा, किसी के लिए वो काम कर रहा है यहाँ पर। ठीक है। तो हायर्ड वर्कर की मैं रीड कर रहा हूँ, दीज आर दोज वर्कर हु वर्क फॉर अदर्स, मतलब दूसरों के लिए काम करते हैं, सर्विसेज अपनी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। टीचर हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकता है, कोई एमबीए किया हुआ, कोई ग्रेजुएट हो सकता है, वो ही सारे काम कर सकता है। तो हायर्ड वर्कर्स वो होते हैं जो दूसरे के लिए काम करते हैं, खुद का बिजनेस नहीं करते। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा कैजुअल एंड रेगुलर वर्कर। क्या डिफरेंस है कैजुअल और रेगुलर वर्कर्स में, ये भी हम थोड़ा देखेंगे। और ये कैजुअल और रेगुलर वर्कर्स के बीच में जनरली डिफरेंस पूछा जाता है, क्योंकि जनरली इंडियन इको का काफी इंपॉर्टेंट पार्ट निकल के आता है, क्योंकि हमारी जो जिस तरीके की वर्क फोर्स है तो उसमें कैजुअल और रेगुलर वर्कर्स दोनों का काम देखने को यहाँ पर मिलता है। सो कैजुअल वर्कर्स होते हैं, दीज आर द डेली बेसिस, दे आर नॉट हायर्ड बाय देयर एम्प्लॉयज ऑन द रेगुलर बेसिस। कैजुअल वर्कर वो होते हैं जिनको साल के 360 दिन काम नहीं मिलता। ठीक है। जब काम आएगा तब इनको काम मिलेगा, मतलब सीजनल होते हैं ये। किसी शादी पार्टी में अगर काम कर रहे हैं
तो ये कैजुअल वर्कर्स होते हैं, ठीक है, जो 360 दिन इनको काम नहीं मिलता, वो आपके कैजुअल वर्कर्स होते हैं। आर नॉट गिवन सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट, उनके पास कोई भी सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट नहीं होते हैं, लाइक प्रोविडेंट फंड और ग्रेटिट्यूड और पेंशन, ऐसी चीज़ें इनके पास नहीं होती हैं। तो देखने को मिलता है कैजुअल वर्कर जो वर्कफोर्स है इंडिया में बहुत ज़्यादा है। दूसरा आता है आपका रेगुलर वर्कर्स। रेगुलर वर्कर्स क्या होते हैं, इनकी सैलरी काफ़ी अच्छी होती है, टाइम पे इनकी सैलरी मिलती है और इनको बहुत से बेनिफिट्स इनको मिलते हैं। हॉस्पिटल में दवाइयाँ इनके लिए सस्ती होती हैं, कैंटीन्स वगैरह में इनको काफ़ी अच्छा सामान मिल जाता है सस्ते में, और बहुत सी चीज़ें इनको और मिलती है, जैसे पेंसिल है, ग्रेजुटी है और प्रोविडेंट फंड्स वगैरह हैं, ये सारा कुछ इनको मिलता है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये भी होता है, जो रेगुलर वर्कर्स होते हैं उनको बड़ी आसानी से लोन मिल जाता है, क्योंकि इनकी सैलरी काफ़ी अच्छी होती है और सैलरी टाइम पर आती है। तो ये मेजर डिफरेंस हमें थोड़ा सा याद रखना है कैजुअल वर्कर और रेगुलर वर्कर में, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा लेबर सप्लाई, लेबर फोर्स, वर्क फोर्स, अनएम्प्लॉयमेंट एंड पार्टिसिपेशन रेट। ये सारों को बड़ा डिटेल में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो लेबर सप्लाई का मतलब होता है इट रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ लेबर, ठीक है ना, एक लेबर को क्या करना है, सप्लाई कर रहे हो आप, ठीक है। और वर्क और आर और वर्क, मतलब फॉर एग्जांपल मैं दे रहा हूँ आपको कि मैं चार्ज करूँगा 500 रुपये 1 घंटे का, अगर मैं आपको पढ़ाऊँ तो जनरली क्या है, मैं अपनी एक डिमांड रख रहा हूँ कि अगर मैं आपको पढ़ाऊंगा 1 घंटे तो मैं आपसे 500 रुपये लूँगा, ठीक है। तो जनरली हम इसमें बता रहे हैं। और दूसरी बात ये भी होती है, इसमें आप बार्गेनिंग कर सकते हो, लेबर सप्लाई में आप बार्गेनिंग कर सकते हो, गॉट इट। सो लेबर सप्लाई चेंजेस इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन वेजेस रेट, और वेजेस रेट में चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है। बार्गेनिंग जहाँ पे होगी वहाँ पे आप वेजेस में चेंजेस करवा सकते हो। सेकंड आता है आपका लेबर फोर्स। इट रिफर्स टू द नंबर ऑफ पीपल हु आर एबल टू वर्क एंड विलिंग टू वर्क एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट, ठीक है ना, मतलब जो वेज रेट चल रहे हैं उसी पे ही काम जो कर रहे हैं वो आपकी लेबर फोर्स होती है। जनरली ये ज़्यादा चेंजेस करने की बात नहीं करते हैं, जो रेटेड हैं उन्हीं के ऊपर ही काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है आपका कैजुअल एंड रेगुलर, ठीक है, डन। हम अब यहाँ पर आ गए हम वर्क फोर्स पर। वर्क फोर्स क्या होती है, इट रिफर्स टू द नंबर ऑफ पीपल एक्चुअली इन एम्प्लॉयमेंट, जिन लोगों को रोजगार मिल चुका है, जो महीने में सैलरी पा रहे हैं, वो आपका वर्क फोर्स आता है। अब वर्क फोर्स, लेबर फोर्स माइनस नंबर ऑफ पेंशन नॉट वर्किंग बट आर विलिंग टू वर्क, ठीक है। वर्क फोर्स किस तरीके से निकाली जा सकती है, वर्क फोर्स निकालने के लिए आप क्या करोगे, नंबर ऑफ पर्सनस को माइनस कर दोगे, ठीक है, जो काम करना चाहते हैं, ठीक है। लेबर फोर्स माइनस नंबर ऑफ पर्सन नॉट वर्किंग बट आर विलिंग टू वर्क, मतलब काम करना चाहते हैं बट उनके पास काम नहीं, तो लेबर फोर्स में से उनको माइनस कर दोगे तो वर्क फोर्स आपकी निकल के आ जाएगी। वर्क फोर्स का मतलब होता है जिन लोगों को नौकरी मिल चुकी है, जो काम कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है आपका नंबर ऑफ पर्सन अनएम्प्लॉयड, मतलब कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं उनके बारे में बात करें, तो लेबर फोर्स में से अगर वर्क फोर्स को निकाल दोगे तो डेफिनेटली आपके पास क्या आ जाएंगे, अनएम्प्लॉयड लोगों की लिस्ट पूरी निकल के आ जाएगी। नेक्स्ट आता है आपके पास रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, नंबर ऑफ पर्सन अनएम्प्लॉयड, साइज ऑफ लेबर। तो पहले आप क्या करोगे, नंबर ऑफ पर्सन अपॉन में लेबर फोर्स इंटू और 100 करोगे, तो आपके पास रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट निकल के आ जाएगा, गॉट इट। नेक्स्ट चलते हैं, पार्टिसिपेशन क्या होता है, देखो पार्टिसिपेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर सोसाइटी में ग्रो करना है और इकोनॉमिकल चेंजेस आप करना चाहते हो, और जब भी इकोनॉमी आपकी चेंज होती है तो सोसाइटी के अंदर आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिल रहे होते हैं। और पार्टिसिपेशन जनरली मैं बात कर रहा हूँ, जेंडर बेसिस पे पार्टिसिपेशन होना चाहिए। अगर फीमेल काम कर रही हैं तो मेल के पास भी काम होना चाहिए, अगर मेल काम कर रहे हैं तो फीमेल की पार्टिसिपेशन भी उतनी ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर निकल के आती है। फॉर एग्जाम्पल अगर यूएस का लें, कनाडा का लें, ब्रिटेन का लें, किसी भी डेवलप कंट्री का एग्जांपल लें, तो वहाँ पे देखने को मिलता है चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों का पार्टिसिपेशन काफ़ी इक्वल है। बट इंडिया में ऐसा नहीं है, यहाँ पे मेल ज़्यादा काम करते हैं, फीमेल के पास इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती हैं। दूसरी बात ये भी है कि जो फीमेल है उनके पास इतनी स्किल नहीं है, इतनी एक्सपर्टीज़ नहीं, इतना एक्सपोजर नहीं है, इस वजह से भी वो उस लेवल पे काम नहीं कर पाती जिस लेवल पे मेल काम कर रहे हैं। लेकिन आजकल गवर्नमेंट उनको बहुत ज़्यादा क्या कर रही है, सपोर्ट कर रही है। जैसे कि आपका मोदी जी का अभियान भी है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है, इस तरीके का अभियानों से फीमेल लिटरेसी को किस तरीके से इम्प्रूव किया जा सकता है उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। तो पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर पार्टिसिपेशन बढ़ती जाएगी किसी भी सोसाइटी में, तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इकोनॉमी जो है आपकी स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज होती चली जाएगी। और पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्कीम्स आती रहती हैं, और जनरली फीमेल लिटरेसी
को और ज़्यादा बूस्ट करने के लिए डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोग्राम्स भी इनिशिएटेड किए जाते हैं गवर्नमेंट के थ्रू, और उसके बाद जो आपकी ब्यूरोक्रेसी है उसकी मदद से उनको पूरी की पूरी कंट्री में डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट फैला दिया जाता है। फिर आता है आपका पार्टिसिपेशन रेट। तो टोटल वर्कफोर्स अपन टोटल पॉपुलेशन अगर करें और इंटू 100 कर दें तो आपका क्या निकल के आता है, पार्टिसिपेशन रेट निकल के आ जाता है यहाँ पे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है कि व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय पार्टिसिपेशन, हाउ टू इंक्रीज द पार्टिसिपेशन, किस तरीके से इंडिया में पार्टिसिपेशन को इंक्रीज किया जा सकता है, और किस तरीके से पार्टिसिपेशन रेट अगर इंक्रीज होगा तो इकोनॉमी के ऊपर किस तरीके के पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिलेंगे। तो पार्टिसिपेशन का आपकी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से आपको पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट आते हैं आपका फॉर्मल वर्कर्स आते हैं और इनफॉर्मल वर्कर आते हैं। काफ़ी इजी है, समझा देता हूँ मैं आपको। फॉर्मल वर्कर्स में आते हैं वर्क इन ऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, मतलब ऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में ही काम करते हैं। सेकंड आता है आपका इनफॉर्मल वर्कर्स, वर्क इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। ये ऑर्गेनाइज होते हैं, ये अनऑर्गेनाइज होते हैं। सेकंड आता है आर इंटाइटल्ड टू सोशल सिक्योरिटीज बेनिफिट लाइक प्रोविडेंट फंड, पेंशन एक्सेट्रा। जो फॉर्मल वर्कर्स होते हैं इनके पास सिक्योरिटी ज़्यादा होती है, प्रोविडेंट फंड मिलता है, पेंशन मिलती है, ग्रेजुटी मिलती है, काफ़ी इनके पास सुविधाएं होती हैं। वहीं पे इनफॉर्मल सेक्टर के पास इस तरीके की कोई सुविधा नहीं होती है। फिर आता है आपका फॉर्मल वर्कर्स क्या कर सकते हैं, ट्रेड यूनियन को बना सकते हैं, और इनफॉर्मल वर्कर ट्रेड यूनियन को नहीं बना सकते। तो कुछ ये मेजर डिफरेंस हैं जो हमें समझने पड़ेंगे। ठीक है, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है इनफॉर्मल और फॉर्मल वर्कर के बीच में क्या डिफरेंस होता है और किस तरीके से इकोनॉमी को इम्पैक्ट करते हैं। ठीक है, और फॉर्मल और इनफॉर्मल जो आपकी वर्कर्स हैं उनके बीच में जो मेजर डिफरेंस है वो किस वजह से है, तो हमें पता लगता है जो मेजर डिफरेंस इसलिए है, फॉर्मल वर्कर ज़्यादा अर्न कर पाते हैं, उनके पास ज़्यादा सोसाइटी में आगे बढ़ने के चांसेस होते हैं। वहीं पे इनफॉर्मल वर्कर के पास ज़्यादा पैसा नहीं होता और काम का जो काम कर रहे हैं वो भी निश्चित काल के लिए नहीं होता। तो ये कुछ कॉन्ट्राडिक्शन है, इनको थोड़ा सा ध्यान से हमें समझना पड़ेगा। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा साइज ऑफ अ फोर्स इन इंडिया। मतलब वर्क फोर्स का अगर साइज देखा जाए तो देखने को मिलता है इंडिया की बहुत ह्यूज पॉपुलेशन है इंडिया की, सेकंड नंबर पे। अब हम फर्स्ट नंबर पे भी आने वाले हैं 2023 में। तो कहने का मतलब इतनी बड़ी वर्क फोर्स का अगर आप पॉजिटिव फायदा नहीं उठा पा रहे तो डेफिनेटली ये जो पॉपुलेशन है आपके ऊपर बोझ बन जाएगी। तो किस तरीके से इस पॉपुलेशन को स्किल दी जा सकती है, किस तरीके से इस पॉपुलेशन का ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमी में बेनिफिट उठाया जा सकता है, यही पॉलिसी मेकर का सबसे बड़ा काम होना चाहिए। ठीक है, और जनरली जो हमारे पॉलिसी मेकर हैं, बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, उसके ऊपर काम भी कर रहे हैं। तो किस तरीके से इंडिया की जो एजुकेशन सिस्टम है, किस तरीके जो स्किल है, किस तरीके से एक्सपर्टीज है, किस तरीके से इंडिया की जो एक्सपोर्ट्स उनको बढ़ाया जाए। ठीक है, इसके लिए आपको पूरी की पूरी स्किल्ड लेबर फोर्स की आवश्यकता होगी, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की भी आवश्यकता होगी। ठीक है, उसके लिए हमें ज़्यादा ज़्यादा काम करना पड़ेगा। पहला पॉइंट रीड कर रहा हूँ मैं, इंडिया हैज़ एन वर्कफोर्स नियरली 471 मिलियन ऑफ पर्सन, मतलब बहुत बड़ी जनसंख्या है आपके पास जो आपका वर्कफोर्स बन सकती है, काम करने योग्य है। ठीक है, अब किस तरीके का ये काम करेगी वो डिपेंड आपके ऊपर करता है, जैसी स्किल दोगे उसी तरीके का ये काम करेगी। ठीक है, सेकंड पॉइंट रीड कर रहा हूँ, अबाउट 77% ऑफ द वर्क फोर्स कंप्राइज ऑफ मेल वर्कर, ओनली 23% ऑफ फीमेल वर्कर। अब यहाँ पे देखो पार्टिसिपेशन रेट कितना कम है, सिर्फ मेल ओरिएंटेड सोसाइटी लग रही है, मेल डोमिनेट सोसाइटी लग रही है, फीमेल ज़्यादा काम नहीं कर रही है यहाँ पर। अब फीमेल को किस तरीके से आगे लेके आना है, किस तरीके से उनको बूस्ट करना है, किस तरीके से उनको स्किल के थ्रू मेल के बराबर लेके आना है, ये बहुत बड़ा काम हमारा होना चाहिए। जनरली देखा भी जाता है ब्यूरोक्रेसी का सबसे इंपॉर्टेंट काम यही होता है, किस तरीके से विमेन पार्टिसिपेशन को बढ़ाएं, किस तरीके से विमेन लिटरेसी को बढ़ाएं, इसके ऊपर उनका फोकस होता है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। थर्ड पॉइंट रीड कर रहा हूँ आपके लिए, नियरली 75% ऑफ 3/4 ऑफ वर्कफोर्स फाउंड इन रूरल एरिया। कहने का मतलब ये है कि रूरल एरिया में 3/4, ठीक है, परसेंट काम कर रही है, वहीं पर अर्बन एरियाज में 1/4 कर रही है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि रूरल एरियाज में फीमेल ज़्यादा काम कर रही हैं, ठीक है, अर्बन एरियाज में कम कर रही हैं। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि रूरल एरिया में वो किस क्षेत्र में काम कर रही हैं, तो प्राइमरी सेक्टर में काम कर रही हैं, यानी कृषि के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा काम कर रही हैं। और हम जानते हैं कृषि में छुपी हुई बेरोजगारी बहुत ज़्यादा पाई जाती है, मतलब वहाँ पे अगर एक खेत में काम करने के लिए दो व्यक्तियों की जरूरत है तो वहाँ पे 4 लोग काम कर रहे हैं, तो इसको आप क्या बोलते हो, हिडन इनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, हिडन इनएम्प्लॉयमेंट है ये। ठीक है, अब हिडन एम्प्लॉयमेंट को किस तरीके से दूर किया जा सकता है, इसके लिए भी हमें काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।
अब जो अर्बन एरियाज में जो फीमेल्स काम कर रही हैं वो जनरली ज़्यादा अर्न कर पा रही है एज कम्पेयर टू द रूरल एरियाज। ठीक है, ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है एग्जाम के लिए। फिर आता है आपके पास फोर्थ, फीमेल वर्कफोर्स इन रूरल एरिया इज नियरली 25%, वन फोर्थ। ठीक है, 25%, 100 के वन फोर्थ 25% है। वहीं पे अर्बन एरियाज में वन फिफ्थ यानी कि 20% है। इसको किस तरीके से ठीक किया जा सकता है, किस तरीके से पार्टिसिपेशन रेट को बढ़ाया जा सकता है। और याद रखिए, जहाँ पे पार्टिसिपेशन रेट हाई होता है, किसी भी डेवलप कंट्री का एग्जाम्पल अगर आप लेंगे, स्वीडन का ले लें, चाहे डेनमार्क का ले लें, चाहे स्विट्जरलैंड का ले लें, जर्मनी का ले लें, जापान का ले लें, किसी भी कंट्री का एग्जाम्पल अगर लेंगे आप, तो वहाँ पे आपको पार्टिसिपेशन रेट बहुत ज़्यादा हाई मिलेगा। ठीक है, तो पार्टिसिपेशन रेट बहुत इंपॉर्टेंट है। मेल फीमेल दोनों के दोनों जेंडर बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको इकोनॉमिकली स्ट्रांग बनना है। गॉट इट। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है आपका, दीज फैक्टर राइज टू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मतलब दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकल के आते हैं आपके पास। पहला आता है, व्हाई इज द बल्क ऑफ आवर वर्कफोर्स इन रूरल बेस्ड, मतलब व्हाई इज द बल्क ऑफ आवर वर्कफोर्स रूरल बेस्ड, मतलब ज्यादातर जो लोग हैं हमारे, जो ज्यादातर वर्कफोर्स है वो किस चीज में लगी हुई है, रूरल एरियाज में लगी हुई है। अब रूरल एरियाज में इसलिए लगी हुई है कि बहुत पहले से हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चर हो रहा था ग्रामीण क्षेत्रों में। अब एग्रीकल्चर में लगे हुए थे लोग, तो उन्होंने दूसरी स्किल्स को नहीं सीख पाया। अब अर्बन एरियाज में आके वो दूसरा काम नहीं कर सकते, इसी वजह से मजबूरी में उन्हें एग्रीकल्चर में ही लगा रहना पड़ता है। तो पहला ये है कि उन्होंने कोई दूसरी स्किल नहीं सीखी, एग्रीकल्चर में ही लगी रही, तो ये पहला पॉइंट है आपका। सेकंड पॉइंट आता है, व्हाई इज एन परसेंटेज ऑफ द फीमेल वर्कर लो एंड लोअर स्टिल इन अर्बन एरियाज, मतलब पहला तो आपका ये है कि फीमेल पार्टिसिपेशन बहुत कम है और अर्बन एरियाज में और ज़्यादा कम है। तो इसका भी आपका जो आंसर है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, क्योंकि जो आपकी विलेजेस है वहाँ पे हिडन एम्प्लॉयमेंट देखने को मिलती है, इस वजह से वहाँ पे पार्टिसिपेशन ज़्यादा है। बट अर्बन एरियाज में जो फीमेल काम कर रही हैं उनके पास ज़्यादा एक्सपोजर है, ज़्यादा एक्सपर्टीज है, ज़्यादा स्किल्स हैं, ज़्यादा अर्न कर सकती है, बेशक उनकी यहाँ पे परसेंटेज कम है। तो दोनों को हमें बूस्ट करने की जरूरत है, अर्बन एरियाज में भी बूस्ट करने की जरूरत है और आपका रूरल एरियाज में भी बूस्ट करने की जरूरत है। बट रूरल एरियाज में एग्रीकल्चर से हटाकर उन्हें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में डालना पड़ेगा, ताकि वो भी कुछ अर्न कर सकें, अपनी पर कैपिटा इनकम को बढ़ा सकें और जो एक तरीके से गरीबी के जाल है उससे निकल सकें। जनरली हमें देखने को मिलता है जो फार्मर्स वगैरह होते हैं वो किस में फंसे होते हैं, ट्रेड उसमें पड़े होते हैं, डेट ट्रैप में। ठीक है, डेट ट्रैप यानी कि उसमें फंस गए कर्ज के जाल में। अब किस तरीके से वहां से निकलेंगे, तो हमें पॉलिसी फ्रेमिंग करनी होगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या देना पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट देना पड़ेगा, तभी वो वहां से निकल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका, रेट ऑफ पार्टिसिपेशन अक्रॉस द रूरल एंड अर्बन एरियाज, मतलब अक्रॉस ये देखना पड़ेगा कि किस तरीके से अर्बन एरियाज में काम हो रहा है, किस तरीके से रूरल एरियाज में काम हो रहा है, थोड़ा देखना पड़ेगा। तो रेट ऑफ पार्टिसिपेशन अक्रॉस रूरल एंड अर्बन एरियाज दोनों में देखते हैं। बेस्ड ऑन दिस फैक्टर वन कैन ड्रॉ द फॉलोइंग कंक्लूजन। पहला है हाई डिपेंडेंसी रेशियो, हाई डिपेंडेंसी आपको देखने को मिलती है कहाँ पर, एग्रीकल्चर सेक्टर में आपको हाई डिपेंडेंसी देखने को मिलती है, प्राइमरी सेक्टर में। ठीक है, सेकंड आता है आपका हाई रेट ऑफ पार्टिसिपेशन बट लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी इन रूरल एरिया, मतलब बहुत ज्यादा फीमेल्स काम तो कर रही है पर प्रोडक्टिविटी नहीं हो रही है। ठीक है, इसको बोलते हैं आप हिडन एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, थर्ड आता है आपका हाई रेट ऑफ पार्टिसिपेशन फॉर वीमेन इन रूरल एरियाज, हाई रेट ऑफ पार्टिसिपेशन तो है पर अर्निंग करने के साधन वहां पर नहीं है। तो ये भी बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने हैं। ठीक है, आंसर लिखते वक्त आपको ये पॉइंट्स को मेंशन करना है अपने आंसर में, तभी आपका जो आंसर है दूसरों से अलग दिखेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपके पास ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ठीक है ना, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। पहला आता है आपका प्राइमरी सेक्टर में 44.6% लोग लगे हुए हैं, सेकेंडरी सेक्टर में 24.4 लगे हुए हैं और टर्सरी सेक्टर में 31 लोग लगे हुए हैं। ठीक, 31% लोग लगे हुए हैं। तो ये पूरा का पूरा आपके पास खाका आ जाता है, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आ जाता है कि पूरी की पूरी जो पॉपुलेशन है वो कहाँ पर काम कर रही है। सबसे इंपॉर्टेंट आपको पता लग गया, एक तरीके से सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर में लोग लगे हुए हैं। ठीक है, फिर टर्सरी सेक्टर में और फिर आपका सेकेंडरी सेक्टर में, इस तरीके से काम कर रहे हैं आपका। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर। गॉट इट। अब आता है आपके पास हाई परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर में सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार मिल रहा है, बट एम्प्लॉयमेंट के चांसेस और अर्निंग के चांसेस उतने ही कम है। ठीक है ना, अर्न करना है आपको और पॉवर्टी से आपको निकलना है, डेट जो डेट ट्रैप है उससे भी आपको निकलना है, तो इसके लिए आप प्राइमरी सेक्टर पे ही ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो सेक्टर्स हैं उन पे भी आपको फोकस करना पड़ेगा। फिर आता है आपके पास ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर इन इंडिया सो ओनली इन द मॉडेस्ट चेंज ओवर अ टाइम। जो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर है उसमें बहुत स्लो स्लो चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं, उसके लिए आपको जल्दी से जल्दी
रोजगार को उपलब्ध कराना होगा, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत बड़ी है। सभी लोगों को रोजगार देने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, ज़्यादा से ज़्यादा एफडीआई को अट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपना जॉबलेस ग्रोथ। काफ़ी इंपॉर्टेंट है जॉबलेस ग्रोथ, 100% क्वेश्चन आएगा इसमें से आपका। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिए, जॉबलेस ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन 100% आपका इसमें से बनने वाला है। और क्यों बनेगा क्वेश्चन, इसका कारण क्या है? क्वेश्चन का कारण ये है क्योंकि जो जॉबलेस ग्रोथ है, ये सिचुएशन इंडियन इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, इसलिए क्वेश्चन बनेगा आपका। क्वेश्चन किस तरीके से बन सकता है? क्वेश्चन ये बनेगा, जो जॉबलेस ग्रोथ है इसको किस तरीके से रोका जा सकता है। ठीक है, ग्रोथ हो इकोनॉमी में पॉजिटिव पॉइंट है, बट जॉब्स भी क्रिएट हों तब पॉजिटिव पॉइंट माना जाएगा पूरा। ठीक है, समझा रहा हूँ क्या है, ध्यान से समझिए। जॉबलेस ग्रोथ इट रिफर्स टू द सिचुएशन व्हेन जीडीपी ग्रोथ, यानी कि जो आपकी इकोनॉमी वो बढ़ रही है बट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आपकी कम हो रही है। ठीक है, जीडीपी बढ़ रही है, आपके पास पैसा आप ज़्यादा ज़्यादा अर्न कर रहे हो, बट आपका जो एम्प्लॉयमेंट के जो लोगों को रोजगार मिलना चाहिए उनको नहीं मिल रहा है। मतलब आपने 2 मशीनें खरीद लीं और वो 2 मशीनें 50 लोगों का काम कर रही हैं। वो 50 लोग बेरोज़गार हो गए, 2 मशीनों ने उत्पादन बहुत ज़्यादा किया, आपने पैसा कमा लिया। पर जो 50 लोग बेरोज़गार हो गए, उनके लिए भी कुछ आपको सोचना पड़ेगा। जॉबलेस ग्रोथ के लिए आपको फ़ोकस करना पड़ेगा। अब आता है आपके पास कैजुअलाइज़ेशन एंड इन्फॉर्मलाइज़ेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। कैजुअलाइज़ेशन का मतलब क्या होता है? रिफर्स टू द सिचुएशन व्हेन द परसेंटेज ऑफ द कैजुअल हायर्ड वर्कर इन द टोटल वर्कफोर्स नीड टू राइज ओवर टाइम। मतलब क्या करते हैं ये? कैजुअलाइजेशन में देखने को मिलता है फॉर्मल सेक्टर को छोड़कर इनफॉर्मल सेक्टर में शिफ्ट होना। गॉट इट? और इनफॉर्मलाइजेशन का मतलब होता है रिफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन पीपल टेंड टू फाइंड एम्प्लॉयमेंट मोर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी एंड लेस ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। मतलब कहने का मतलब क्या है, इसमें भी देखने को मिल रहा है आपको, जो फॉर्मलाइजेशन हो रहा है वो काफ़ी कम होता जा रहा है। ठीक है, फॉर्मलाइजेशन कम हो रहा है और अनऑर्गेनाइज सेक्टर की तरफ आप ज़्यादा टिल्ट आउट होते चले जा रहे हो। फॉर्मलाइजेशन जो है, फॉर्मल ग्रोथ है, वो नहीं इतनी हो पा रही, इसी वजह से आप डिफरेंट काइंड्स ऑफ सोर्सेज ढूंढ रहे हो इनकम को जनरेट करने के लिए। गॉट इट? आगे चलते हैं। एम्प्लॉयमेंट। अब एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट, किस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करना है। ठीक है, इट इज अ सिचुएशन व्हेन पीपल आर विलिंग टू वर्क। ये ऐसी सिचुएशन जब लोग काम करना चाहते हैं पर उनको काम नहीं मिलता, वो अनएम्प्लॉयमेंट होता है। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है? होती है डिसग्यूज अनएम्प्लॉयमेंट और सीजन अनएम्प्लॉयमेंट। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनते हैं इसमें से, ध्यान से समझिए। पहला आता है आपका डिसग्यूज एम्प्लॉयमेंट इज द सिचुएशन व्हेन मोर पीपल आर इंगेज इन प्रोडक्शन एक्टिविटी दैन रिक्वायर्ड। मान लीजिए एक काम को करने के लिए 10 लोगों की जरूरत है, उसमें 15 लोग लगे हुए हैं, तो उसको क्या बोलोगे आप? डिसग्यूज अनएम्प्लॉयमेंट बोलोगे। अब क्या है, जो 10 लोगों को जो 10 लोगों को पैसे मिलने चाहिए थे वो 15 को मिल रहे हैं भटके, तो कहने का मतलब क्या है, आप जो इनकम कर सकते हो वो कम होती चली जा रही है, तो क्या है, डिसग्यूज अनएम्प्लॉयमेंट में आएगा। ठीक है, बहुत घातक होती है ये, क्योंकि इसमें जो प्रति व्यक्ति आय है वो बहुत कम हो जाती है। इसको दूर करने के लिए गवर्नमेंट की बहुत सी पॉलिसीज काम कर रही हैं। सेकंड आता है आपका सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब जो है कि आप एग्रीकल्चर में लगे हुए हो, प्राइमरी सेक्टर में लगे हुए हो, इसमें आपको क्या करना पड़ता है, जब आपने फसल बो दी, ठीक है, जब तक फसल पूरी प्रॉपर तैयार नहीं हो जाएगी तब तक आप बेरोजगार रहोगे, तो इसको बोलते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। या फॉर एग्जांपल फेस्टिवल्स पे आपको काम मिल रहा है तो भी सीजनल एम्प्लॉयमेंट में आ जाएगा। ठीक है, शादी पार्टी में आपको अगर काम मिल रहा है तो हमेशा शादी पार्टी थोड़ी होंगी। तो जनरली क्या मतलब है कि सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा घातक घातक है। इसी वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, सभी लोगों को समान रूप से रोजगार के साधन उपलब्ध कराने पड़ेंगे। अदरवाइज क्या प्रॉब्लम आ सकती है, प्रॉब्लम्स भी ध्यान देना आपको। प्रॉब्लम ये आएगी, सोसाइटी में गैप बढ़ता चला जाएगा, इनइक्वालिटी बढ़ती चली जाएगी। और याद रखिए, जब सोसाइटी में इनइक्वालिटी बढ़ती है और जो इकोनॉमिक वेल्थ है गरीबियों के पास कम होती चली जाएगी, अमीरों के पास बढ़ती चली जाएगी, उससे क्या होगा, आपकी कंट्री कभी भी डेवलप नहीं बन पाएगी। ठीक है ना, वो फंसी रह जाएगी किस में, अंडर डेवलप में ही। ठीक है, इस तरीके की सिचुएशन को आपको दूर करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपको कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। क्या क्या कारण है जिसकी वजह से आपको क्या देखने को मिल रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है। तो पहला ये स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो हो रही है, मतलब जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रही है उस हिसाब से ग्रोथ नहीं हो पा रही। दूसरी बात ये भी है, इकोनॉमी की ग्रोथ बढ़ रही है बट जॉब्स नहीं क्रिएट हो रही, तो लोग बेरोजगार होते चले जा रहे हैं। सेकंड पॉइंट है आपका रैपिड ग्रोथ ऑफ प्रोडक्शन। जिस तरीके से प्रोडक्शन को बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ रहा है, मतलब प्रोडक्शन का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज चाहिए जहाँ पे लोग काम कर सकें, ऐसा नहीं हो पा रहा है। थर्ड आता है आपके पास एग्रीकल्चर और सीजनल ऑक्यूपेशन। एग्रीकल्चर में लोग लगे हुए हैं, सीजनल अनएम्प्लॉयड हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा नहीं कमा पाते, इसी वजह से उनको भी बेरोजगार माना जाता है। लेक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज़,
इरिगेशन की सुविधा ना होने की वजह से प्रोडक्शन अच्छा नहीं हो पाता एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है अनएम्प्लॉयमेंट का। अब जॉइंट फैमिली सिस्टम मतलब ज़्यादा बड़ा परिवार होने की वजह से बच्चे अच्छे से पढ़ नहीं पाते हैं, जो स्किल उनको मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है। 6 आता है आपके पास डिके ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल इंडस्ट्री, जो आपका एमएसएमई का जो सेक्टर है वो कम होता गया है या फिर खत्म होता जा रहा है, इसको बचाना पड़ेगा, क्योंकि जो एमएसएमई है, जो छोटे लघु उद्योग हैं आपके, ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार देने में वो सक्षम होते हैं। 7th आता है आपके पास लो सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लो सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। क्यों? सेविंग कर रहे हो आप, इन्वेस्टमेंट आप कर नहीं रहे किसी चीज़ में, तो जब इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे तो नई नई चीज़ें कैसे बनेंगी, नई नई टेक्नोलॉजी कैसे बनेगी, ठीक है। जब नई एडवांसमेंट नहीं होगी तो लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, तो ये भी इंपॉर्टेंट कारण है किस चीज़ का, अनएम्प्लॉयमेंट का। 8 पढ़ते हैं लिमिटेड मोबिलिटी ऑफ लेबर, ठीक है। मोबिलिटी का मतलब क्या है कि एक स्थान पर लोग हैं वो दूसरे स्थान पर नहीं जाना चाहते जॉब करने के लिए, बट इंडिया में देखा जाता है कि लोग माइग्रेट करते हैं, बिहार से लोग दिल्ली आते हैं, बेंगलोर जाते हैं, अहमदाबाद जाते हैं, अलग अलग सिटीज़ में जाते हैं, मोबिलिटी हो रही है, मतलब माइग्रेट हो रहे हैं लोग। बट कहने का मतलब इसमें ये बताया गया है अगर ज़्यादा माइग्रेट करें तो जॉब के चांसेस बढ़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका गवर्नमेंट पॉलिसी एंड प्रोग्राम, किस तरीके से जो गवर्नमेंट है वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ पॉलिसीज को बना रही है, किस तरीके से पूरा फोकस है उनका, ठीक है। तो देखने को मिल रहा है गवर्नमेंट का पूरा फोकस है इस पे, गवर्नमेंट समझ रही है अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, उसको रिजॉल्व करने के लिए बड़ी स्टेप्स लेने होंगे। तो क्या क्या स्टेप्स लिए हैं? नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, इसमें लोगों को रोजगार देने का गारंटी दी गई है। मनरेगा जैसी स्कीम को लॉन्च किया गया है। नैप क्या है? इन्वॉल्व्स अ मैसिव ड्राइव टुवर्ड्स अ प्राइवेटाइजेशन, अधिक प्राइवेटाइजेशन जितना होगा उतना ही लोगों को रोजगार मिलेगा, क्योंकि पब्लिक सेक्टर सभी लोगों को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, इसीलिए प्राइवेट कंपनीज होंगी तो लोगों को हायर करेंगे, उन्हें नौकरी देंगे। तो प्राइवेटाइजेशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या है? तो बड़ी बड़ी एमएनसीज लगेंगी, तो भी एग्जाम्पल प्राइवेटाइजेशन का ही है, उसमें लोगों को रोजगार मिलेगा, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और प्राइवेटाइजेशन जब भी होगा जब आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, स्किल्ड लेबर होगी, और आप एफडीआई को अपनी कंट्री में लेके आ पाते हैं कि नहीं, उस पर डिपेंड करता है प्राइवेटाइजेशन। तो प्राइवेटाइजेशन करना आसान नहीं है, उसके लिए भी आपको बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट लॉस को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। लॉ एंड ऑर्डर को चेंज करना पड़ेगा, सारी सारी चीज़ों को आपको चेंज करना पड़ेगा, तभी आप ऐसा कर सकते हो। नेक्स्ट आता है आपके पास स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया। तो स्किल इंडिया को लॉन्च किया है ताकि लोगों को स्किल दी जाए। स्टार्टअप इंडिया मतलब लोगों को जागरूक किया जा सके, स्टार्टअप लगाएं, जब स्टार्टअप लगाएंगे तो लोगों को रोजगार देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा पाएंगे। और मेक इन इंडिया का मतलब इंडिया के अंदर ही हम चीज़ों को बनाएं ताकि हम मैन्युफैक्चरिंग हब्स को स्टैब्लिश कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे को कमा सकें। समझ रहे हैं ना? रीड करता हूँ वन बाय वन, ध्यान दीजिए। दीज आर द सम रीसेंट लॉन्च कैंपेन बाय द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया जनरेट अपॉर्चुनिटी फॉर एम्प्लॉयमेंट, ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार को जनरेट करने के लिए लॉन्च किया गया है स्किल इंडिया, जिसमें लोगों को स्किल सिखाई जाएगी किस तरीके से आप काम कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा आपको फोकस उस पर नहीं करना डिग्री लेने पे, ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है चीज़ों को सीखने में, ठीक है, लर्न कैसे कर सकते हो चीज़ों को। सेकंड आता है आपके पास दिस कैंपेन आर येट टू एक्चुअलाइज इनटू द मॉडल्स ऑफ द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ये एक बहुत बड़े मॉडल बनेंगे किस तरीके से इंडिया को स्टार्टअप पे लेके जाया जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्टअप को बढ़ाया जाएगा, उसके ऊपर फोकस करना है। हाउएवर वन कैन होप दैट वंस हिज स्कीम्स बिकम एन ऑपरेशनल, ठीक है, the Indian economy would generate an evident of an opportunity of employment, particularly those of self employment। और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने के लिए इसी तरीके के काम हमें करने पड़ते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। और इस टेलीग्राम ग्रुप से आप जरूर जुड़ें, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप हमेशा अपडेटेड रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर आपका कोई डाउट होगा तो डेफिनेटली मैं आपकी वीडियोस पे बना दूंगा। थैंक यू वेरी मच।